हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने कल न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, जिसे हमने कहा था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये आपका एम लक्ष्मीकांत का, अगर आप न्यू एडिशन पढ़ रहे हो तो वो था चैप्टर नंबर 60। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने कल के लेक्चर में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स देखा था। आज के लेक्चर में हम स्टेट कमीशन देखेंगे। ओके, डिफरेंस समझ में आ गया है आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन से। उससे पहले बता दूं, अगर आपको आज के लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, वहां से इसे आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीगल बेसिस देख लेते हैं। देखिए, ये सेम जैसे हमारा 2005 का एक्ट हमने देखा था, सीपीसीआर एक्ट 2005, वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। सीपीसीआर मतलब क्या? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट ऑफ 2005। तो यहाँ पे ये क्रिएट करता है दो बॉडीज। एक तो हमने कल देख ली थी कि इन्होंने नेशनल कमीशन को क्रिएट किया था, और यहाँ पे जो हमारा स्टेट कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वो भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो एक्ट वही है, तो एक्ट आपको याद हो जाएगा, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005। ऑलराइट, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ इज दिस स्टेट कमीशन क्रिएटेड? राइट, तो क्रिएशन की जब बात होती है तब स्टेट कमीशन ये ऑटोमेटिक नहीं होता, ठीक है। इट इज नॉट ऑटोमेटिक। इसे क्रिएट किया जाता है सिर्फ अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो। समझ में आया? तो क्रिएशन मेथड के लिए यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन लाई जाती है, और अगर स्टेट को लगता है, अगर स्टेट खुद से डिसाइड करती है तभी यहाँ पे इसका क्रिएशन होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है आपको। अगर कंपोजिशन की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था, यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसा ही है थोड़ा बहुत, कि टोटल मेंबर्स यहाँ पे भी आपको 7 दिखते हैं। एक तो हमारे हो गए चेयरपर्सन, और इसके साथ साथ 6 और मेंबर्स होते हैं, तो ये यहाँ पे 6 मेंबर्स है। और एक तो यहाँ पे हमारी विमेन जो मेंबर्स है ये भी होते हैं। तो देखिए, याद आपको ये रखना है कि आउट ऑफ 6 मेंबर्स एटलीस्ट 2 शुड बी विमेन। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन लागू हो जाती है। ये हमने क्यों किया था? क्योंकि हमें जेंडर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना है। सही बात है। अब नेक्स्ट बात आती है क्वालिफिकेशन की, या फिर टीन्योर वगैरह जो एक्स्ट्रा बात है। देखो, जैसे कल देखा था वैसे ही यहाँ पे भी है कि हमारे जो चेयरपर्सन यहाँ होंगे तो उनकी क्वालिफिकेशन के लिए हम इंश्योर करेंगे कि ये एक एमिनेंट इंडिविजुअल है। राइट, ही और शी इज एन एमिनेंट इंडिविजुअल है, और उनके पास प्रूवन कॉन्ट्रीब्यूशन है चाइल्ड वेलफेयर के एरिया में। तो ये सिंपल क्राइटेरिया यहाँ पे लागू हो जाता है, ठीक है। तो मतलब यही हुआ कि मेंबर्स मस्ट बी एक्सपीरियंस एंड रेप्यूटेड, प्लस इनकी फील्ड स्पेशलाइज्ड, मतलब ये लोग स्पेशलाइज्ड है, इंश्योर कर सकते हैं, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज रखते हैं। हमने कल बहुत सारी डिफरेंट डिसिप्लिन्स देखी थी जहाँ से ये लोग आ रहे थे काम करने के लिए। सो इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज ये रखते हैं। ऑलराइट, तो यही सिंपल वही यहाँ पे क्वालिफिकेशन है जैसे हमने कल देखा था। अब नेक्स्ट बात आती है फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। अगर जल्दी जल्दी बता दूँ याद करने के लिए, एजुकेशन हमने देखा था ना, एजुकेशन या फिर चाइल्ड हेल्थ, जुवेनाइल जस्टिस, या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी, इन सब में जो काम करते हैं ये सारे एक्सपर्टीज। आई होप अभी आपको याद आ गया होगा। अगर अपॉइंटमेंट की बात करूँ, यहाँ पे कौन अपॉइंट करता है, तो फाइनल अपॉइंटिंग अथॉरिटी यहाँ होगी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल अथॉरिटी थी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फाइनल अथॉरिटी है। बोलने का मतलब ये कि गवर्नर से कंफ्यूजन नहीं करना कि गवर्नर होगा या फिर प्रेसिडेंट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इसके साथ साथ अगर चेयरपर्सन का सिलेक्शन करना है तो चेयरपर्सन को डायरेक्टली आप यहाँ पे चूज नहीं करते हो, जैसे हमने कल देखा था। यहाँ पे आप इन्हें डायरेक्टली चूज ना करते हुए एक सिलेक्शन कमिटी बनाते हैं। तो जब आपकी जो ये सिलेक्शन कमिटी है वो यहाँ पे 3 मेंबर्स को रखती है, और इनको जो हेड किया जाता है, द कमिटी हेडेड बाय द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट डीलिंग विद द चिल्ड्रन। तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो बच्चों के साथ यहाँ पे डील करता हो, बस यही एक बात होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्विस कंडीशन। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जब हमने कल नेशनल कमीशन देखा था तो उसके साथ साथ यहाँ पे स्टेट कमीशन से बहुत ज़्यादा पैरेलल चीज़ें होती हुई दिख रही है, तो आपका टाइम बच रहा है और समझने में भी आसानी हो रही होगी आपको। अब हम सर्विस कंडीशन देख लेते हैं। सर्विस कंडीशन में सैलरी आ जाती है, या फिर अलाउंसेस और सर्विस रूल आते हैं। इतनी ही बात याद रखना कि यहाँ पे
स्टेट गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। ओके, और इसके साथ साथ एक बार आपने इनकी अपॉइंटमेंट कर दी तो आप इनकी कंडीशन खराब नहीं करना। कंडीशंस कैन नॉट बी वर्सनड, तो ये एक पॉइंट है सर्विस कंडीशन में दिया हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी इंश्योर हो जाए इंडिपेंडेंस, अच्छे से ये काम कर सके। सही बात है। टिन्योर की बात करूं तो 3 साल का इनका टिन्योर होगा और मैक्सिमम आप 2 टर्म्स के लिए 2 बार इनको यहाँ पे ले सकते हो, तो मैक्सिमम टर्म्स यहाँ पे 2 साल की है। अगर एज की बात करें तो चेयरपर्सन यहाँ पे 65 ईयर्स होंगे और जो मेंबर्स है उनकी एज 60 ईयर्स होगी, सेम जैसे हमने नेशनल कमीशन में देखा था। रेजिग्नेशन की अगर बात करूं तो रेजिग्नेशन आप सीधी सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट को दोगे, वहां पे नेशनल कमीशन में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट का पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। स्टेट गवर्नमेंट और ये 3 मेंबर की कमेटी होती है, सेम ऐसी याद रखना है। अब रिमूवल का अगर बात करें तो रिमूवल के ग्राउंड भी सेम ही है, जैसे कि अगर मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी आपकी यहाँ पे प्रूव हो जाती है, या फिर आपको डिक्लेयर किया गया है इंसॉल्वेंसी के लिए कि यू आर इंसॉल्वेंट, या फिर आपने पेड जॉब लेके रखी है आउटसाइड योर ऑफिशियल ड्यूटीज, आप अनसाउंड माइंड के हो, आपने अब्यूज़ किया है अपने ऑफिस को अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, सो दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। आई होप ये सारी क्लियर हो गई है। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं कि जो हमारे स्टेट कमीशन है उसके क्या है। सेम यहाँ पे भी आपको पैरेलल चीज़ें बहुत सारी होती हुई दिखेगी। तो देखो, दीज आर द ऑफिशियल ड्यूटीज ऑफ द स्टेट कमीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कोप इनका उस स्टेट के लिमिट में ही होता है जिस स्टेट में इसे बनाया गया है। स्टेट कमीशन यहाँ पे रिव्यू करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ को, तो मतलब रिव्यू करना सेफगार्ड्स, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज प्लस अगर कोई एडिक्वेट चीज़ें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में हो या फिर आपके लॉ में हो वहाँ पे ये देखेंगे। अगर इनको लगता है तो ये रेकमेंड करेंगे कि किसी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, और अगर अच्छा, और ये सारी चीज़ें इतना याद रखना कि इट डज नॉट एनफोर्स इट डायरेक्टली। प्लस ये सबमिट करते हैं रिपोर्ट्स में कौन सी, वही सेम टू सेम एनुअल रिपोर्ट सबमिट कीजिए, आप स्पेशल रिपोर्ट सबमिट कीजिए। फोकस बस यही है कि हाउ चाइल्ड लॉज आर फंक्शनिंग, यही आपको आपके दिमाग में रखना है। इसी की ही आजू बाजू में यहाँ पे चीज़ें घूम रही है। ओके, फिर बात आती है इंक्वायरी इनटू वायलेशन, वही कि आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कि अगर बच्चों के खिलाफ कोई वायलेशन हुआ है या फिर लीगली और बाकी के एक्शन लेने की जरूरत है। सो कंडक्ट इंक्वायरीज इनटू द चाइल्ड राइट्स वायलेशन टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी। सही बात है। फिर बात आती है अप्रूव्ड रेमेडीज की। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये कवर करता है चिल्ड्रन को अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे कि क्या, टेररिज्म हो सकता है। अगर किसी जगह पे टेररिज्म है, क्या वो बच्चों को निगेटिवली अफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, ट्रैफिकिंग हो सकती है, कोई बीमारियां जैसे HIV एड्स वगैरह हो सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो ये प्रोवाइड यहाँ पे इस पॉइंट में आ गया। फिर बात आती है स्पेशल केयर की। यहाँ पे आप चिल्ड्रन को स्पेशल केयर प्रोवाइड करते हो, जैसे कि अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में है, मार्जिनलाइज है, या फिर कन्फ्लिक्ट में आ चुका है विद लॉ, जुवेनाइल है, ठीक है, बच्चा ऐसा है जिसकी फैमिली नहीं है, ऐसा हो सकता है बच्चा जिसके पेरेंट्स प्रिजनर्स है, ओके, या फिर फैमिली प्रिजनर्स है, तो यहाँ पे कमीशन रेकमेंड करता है रेमिडियल मेजर्स। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट साथ साथ लेके देखो। अब देखो यहाँ पे सही सी बात है कि स्टडी करेंगे ये लोग। अब स्टडी क्या कर रहे हो आप? इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स ट्रीटीज़। तो जो ट्रीटीज़ है ये वाली इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स ट्रीटीज़ है उसे कर रहे हैं, रिव्यू करते हैं स्टेट पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को, और जो चाइल्ड राइट्स के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसे। अब यहाँ पे रिव्यू होगी पॉलिसीज़ आपकी, इसके साथ साथ आप कंडक्ट करोगे, एनकरेज करोगे रिसर्च। तो रिसर्च को प्रमोट करना भी ज़रूरी हो जाता है। ये हेल्प करता है कि आपकी पॉलिसी डिसीजंस इम्प्रूव हो जाए, यही हमारा गोल है। इसके साथ आप स्प्रेड करते हो अवेयरनेस किसके बीच? अरे भाई देखो, सोसाइटी तो आ ही गई हमारी, इसके साथ साथ यहाँ पे स्टेक होल्डर्स भी तो है जो ये इनको इन्वॉल्व है, तो उन सारे स्टेक होल्डर्स को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए, प्रमोट कीजिए कि सेफ गार्ड का नॉलेज क्या है, हमें क्या करना है। सो लिटरेसी अबाउट द चाइल्ड राइट्स अमंग द पब्लिक एंड द अदर सेफ गार्ड्स एज अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल। ये पॉइंट आपको याद आ गया होगा। अब इंस्पेक्ट इंस्टीट्यूशंस, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर कमीशन चाहे
तो यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं जुविनाइल होम्स को, ठीक है। तो जुविनाइल होम्स प्लस इसके साथ साथ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो आते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, अगर बाकी की अथॉरिटीज़ है बच्चों के रिलेटेड तो उस अथॉरिटीज़ के अंडर, प्लस अगर कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ना तो उसके भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर लेते हो। तो 3 चीज़ें, प्लस जैसे ही आपका इंस्पेक्शन एक बार हो जाता है तब आप उस इशू को लोगे फॉर द करेक्शन पर्पस, क्योंकि सिर्फ इंस्पेक्ट करके तो कुछ होगा नहीं, इसके ऊपर करेक्शन भी करना पड़ेगा, एक्शंस भी लेनी होगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। प्लस यहाँ पे आप हैंडल करते हो कंप्लेंट्स, यहाँ वायलेशन प्लस डेप्रिवेशन होता है बच्चों के राइट्स का, तब यहाँ पे आप इसे काम करते हो। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड्स प्रोटेक्शन लॉज या फिर नॉन कंप्लायंस ऑफ द वेलफेयर पॉलिसीज जो बच्चों के रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती है। दे कैन रेज इशूज विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज इफ दे वांट। यहाँ पे भी वो पॉइंट आप हमने जो लेक्चर में देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में सुओ मोटो वाला, तो इनकी ये सुओ मोटो पावर है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये सारे हमने फंक्शंस देख लिए। अब यहाँ पे रेसिडुअल जो पावर्स होती है वो भी आ जाएंगी। इनकी कमीशन की पावर फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। ये अलाउ करते हैं एक्शंस इन न्यू और इमर्जिंग सिचुएशंस एज वेल, तो दैट इज व्हाई दे आर फ्लेक्सिबल। टाइम के अकॉर्डिंग अगर ज़रूरत इनको पड़ती है तो ये अपने आप को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है पावर्स ऑफ अ स्टेट कमीशन। पावर्स कौन सी है, देखो सबसे पहले तो आपका जो नेचर है पावर का वो सेम है एज दैट ऑफ द सिविल कोर्ट्स। ये हमने प्रीवियस बॉडीज जो देखी थी प्रीवियस लेक्चर्स में वहाँ पे भी सेम थी, यहाँ पे भी वही लागू हो रही है। आप जब भी इंक्वायरी कंडक्ट करते हो, कमीशन जब भी इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं तब वो सिविल कोर्ट के जैसे एक्ट करते हैं, मतलब उनकी पावर वैसे दिखती है। तो इंक्वायरी इससे क्या हो जाती है, इंक्वायरी इससे हो जाती है फॉर्मल, प्लस ये लीगली अथॉरिटेटिव बन जाती है, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे आप समन करते हो किसी भी इंडिविजुअल को और उसका एग्जामिनेशन करते हो, आप फोर्स कर सकते हो अटेंडेंस को, इसके साथ साथ आप उनको एग्जामिन कर सकते हो अंडर द ओथ। तो ये एक पॉइंट हुआ। डॉक्यूमेंट्स, डिमांड डॉक्यूमेंट्स, इसमें फाइल्स, रिकॉर्ड्स, आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स सारे आ जाते हैं। फिर एविडेंस बाय एफिडेविट, ये आपने सुना होगा, जहाँ पे आप एविडेंस मांग सकते हो जो रिटर्न में लिखे हुए होते हैं, या फिर स्वॉन स्टेटमेंट्स होती है उसे, या फिर पब्लिक रिकॉर्ड्स जैसे कि कोर्ट रिकॉर्ड्स या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल के रिकॉर्ड्स, ये भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं। समन्स में आप विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे समन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, यहाँ पे आप कोर्ट की जैसी सारी चीज़ें आपको दिख रही है, राइट। एक्शंस आर टेकन आफ्टर इंक्वायरी, ओके। तो कमीशन रेकमेंड्स, कमीशन यहाँ पे रेकमेंड कर रहा है, सिर्फ रेकमेंड कर रहा है, ओके। यहाँ पे पनिश नहीं कर रहा, ये प्लीज पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लस यहाँ पे रिकमेंडेशन प्रोसिक्यूशन के लिए भी दिया जा सकता है, समझ में आया। ये बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को या फिर जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उन्हें कि आप इनिशिएट करो प्रोसिक्यूशन या फिर एक्शन को इनिशिएट कीजिए। तो ऐसा पूछा जा सकता है कमीशन के द्वारा टू द स्टेट गवर्नमेंट और द कंसर्न्ड अथॉरिटी। प्लस यहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को भी, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को भी। तो यहाँ पे एक ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे कवर किए हैं कि स्टेट कमीशन ऑन द वर्किंग प्रोसेस में क्या क्या आता है। आप रिकमेंड करते हो प्रोसिक्यूशन को और एक्शन को, ये पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि आप अप्रोच कर सकते हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट को। इससे क्या होता है, जुडिशियल डायरेक्शन मिल जाती है। आप ऑर्डर्स के लिए और रिट्स के लिए भी यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं आप, कमीशन रिकमेंड कर सकते हैं इंटरिम रिलीफ के लिए। मतलब ये इंटरिम रिलीफ का मतलब मैंने आपको समझाया था, इंटरिम रिलीफ इज इक्वल टू टेम्पररी इमीडिएट हेल्प। बस सिंपल, टेम्पररी इमीडिएट हेल्प इज इक्वल टू इंटरिम रिलीफ। रिकमेंडेशन दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को या फिर जो एसोसिएट अथॉरिटी है उनको। इसके साथ साथ आप यहाँ पे रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं। स्टेट, देखो टाइप कौन से हैं, वही जो 2 सिमिलर हम हमेशा देखते हैं, एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे लेजिस्लेचर, अब देखो ये जो रिपोर्ट है एक बार आपने सबमिट कर ली, अब ये रिपोर्ट लेट की जाएगी बिफोर द लेजिस्लेचर के पास यहाँ पे इसको रखा जाएगा। ये इंश्योर करता है लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी को, ठीक है। मतलब एक्शंस टेकन ऑन द रिकमेंडेशंस,
ओके तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बहुत सिंपल टर्म्स में बताओ, वही चीज़ें रिपीट हो रही है। आपने रिपोर्ट को स्टडी किया, आपने एनुअल या फिर स्पेशल रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट जैसे ही बन गई आपने स्टेट लेजिस्लेचर के सामने इसको पेश किया, अब स्टेट लेजिस्लेचर उसको पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आप एक्शन ले रहे हो, मेमोरेंडम ले रहे हो और आप रिकमेंडेशंस को भी अच्छे से देख रहे हो। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि 12 रिकमेंडेशंस दे दी, 12 में से सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे 10 रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, 2 रिकमेंडेशंस आपने एक्सेप्ट नहीं की, तो आप रीजंस बताइए कि आपने इन 2 रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके अब यहाँ पे चिल्ड्रंस कोर्ट है। ओके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है, चिल्ड्रंस कोर्ट में क्या क्या है, सबसे पहले तो लीगल बेसिस या फिर लीगल प्रोविजन से ही हम स्टार्ट करेंगे। द सेम एज दैट ऑफ द 2005 एक्ट जो हमने देखा था। सो नॉट ओनली ये जो एक्ट है हमारा जो कल से हम देख रहे हैं, इट नॉट ओनली क्रिएट्स द चाइल्ड राइट्स कमीशंस, नेशनल वाला और स्टेट वाला, बट ऑल्सो इट क्रिएट्स द चिल्ड्रंस कोर्ट। तो एक ही एक्ट यहाँ पे घूम रहा है, सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है। प्लस यहाँ पे पर्पस यही है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दिमाग लगाइए, वही पर्पस यही है कि स्पीडी ट्रायल हो जाए, स्पीडी ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन। प्लस यहाँ पे जो वायलेशन हो रहा है बच्चों के राइट्स के अगेंस्ट, उसका जल्दी से यहाँ पे स्पीडी ट्रायल हो जाए। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एस्टैब्लिश इसे कौन कर रहा है। देखो पावर जो होती है एस्टैब्लिश करने की वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होती है। इनके पास 2 ऑप्शन है, पहले तो एक वन कोर्ट फॉर द एंटायर स्टेट, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कोर्ट ऑफ द सेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट एज अ चिल्ड्रंस कोर्ट। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट इसको डिसाइड करे कि एक एंटायर यहाँ पे रखना है एक, और जो कोर्ट सेशन है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में रखना है। फिर बात आती है मैंडेटरी अप्रूवल की। मैंडेटरी अप्रूवल में स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट अलोन, अंडरस्टूड। यहाँ पे अप्रूवल या फिर अप्रूवल को हमने कौन सा एक वर्ड देखा था, अप्रूवल को हम कहते हैं कॉन्करेंस। तो कॉन्करेंस आए तो ऐसा याद रखना कि अप्रूवल और कॉन्करेंस एक ही है। तो अप्रूवल और कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट यहाँ पे लगना जरूरी है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट अलोन। ओके ये क्या होता है, ये इससे क्या हो रहा है, हम इंश्योर करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस को। फिर बात आती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पे होते हैं चिल्ड्रंस कोर्ट में। हर एक चिल्ड्रन के जो कोर्ट होते हैं वहाँ पे एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होना ज़रूरी होता है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया होता है। ये अपॉइंट करते हैं, मतलब अपॉइंट किया जाता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। और इनका क्वालिफिकेशन अगर बोलूँ तो ये एडवोकेट होते हैं विथ मिनिमम 7 years ऑफ प्रैक्टिस। समझ में आया। तो पर्पस प्रोसिक्यूटर का यही है कि ये ठीक से ट्रायल्स को कंडक्ट कर सके और रिप्रेजेंट कर सके प्रोसिक्यूशन इन द चिल्ड्रंस कोर्ट। तो इम्पोर्टेंस यहाँ पे ये याद रख लेना कि द एक्ट जो हमने ऊपर देखा था सीपीसीआर एक्ट ऑफ 2005 को यहाँ पे याद रखना, ठीक है। वैसे ये एनफोर्समेंट में तो 2007 से आया था, लेकिन यहाँ पे ये आपको याद हो गया होगा, आई होप सो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिंग फोर्स का मैंने पॉइंट वैसे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब इस तरह से हमने इस लेक्चर को पूरा मतलब चैप्टर को ही कंप्लीट कर दिया है। आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। इसके साथ साथ अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।